और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान कैसे दुनिया की मदद करता है। पड़ोस में तबाही और मोदी ने मदद पहुंचाई। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, श्रीलंका की तस्वीर। श्रीलंका में तूफान आया है और तूफान से बड़ी और भारी तबाही पेश आई है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद देखिए जरा, भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। और ये गरुड़ कमांडोज आप देख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और सीधे श्रीलंका पहुंचे, वहां जिन लोगों को मदद की दरकार थी उन्हें बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश हुए कि श्रीलंका में जो हालात हैं उसके बाद हमें श्रीलंका में लोगों को बचाना है। और भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी सब लगा दी गई। श्रीलंका में हालात देखिए पानी के। ये हाथी नजर आ रहे हैं आपको, हाथी डूब गए। हाथी डूबने का मतलब पानी हाथी के कद से ज्यादा है। 4 हाथी नजर आ रहे हैं, चारों हाथी पानी में बहते हुए जा रहे हैं। जो पहले ही लगभग 15-20 फीट ऊंचा हो और वो बहता हुआ जा रहा है। और पानी में न सिर्फ हाथी, आम लोग भी फंसे हुए थे जिन्हें भारतीय वायुसेना बचाने के लिए पहुंची है, रेस्क्यू कर रही है। भारतीय वायुसेना श्रीलंका में लोगों को बचा रही है। बीच पानी में फंसा एक शख्स आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, बीच पानी में फंसा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने उसे बचाने के लिए रस्सी फेंकी है और उसे खींचा है। उसके बाद इस शख्स की जान बचाई है तो इंडियन एयरफोर्स, ये शख्स आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, टायर के सहारे तैर रहा था। वो बीच पानी में कोई बचाने वाला नहीं था, टायर के सहारे तैर रहा था। भारतीय हेलीकॉप्टर ने देखा, भारतीय वायुसेना ने रस्सी फेंकी और उसे उसके बाद खींच लिया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, इसी तरह देखिए जरा, ये पानी लोगों के घरों में भर गया है। सड़कों पर पानी है श्रीलंका में, लोगों के घर डूब गए। लोग खुद को बचाने के लिए छतों पर पहुंच गए। और इसके बाद देखिए जरा किस तरह से भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है श्रीलंका में। देखिए छत पर लोग मौजूद हैं और उन्हें रेस्क्यू किया गया। जवान किस तरह से देवदूत बने हैं, श्रीलंका में लोगों को बचा रहे हैं और उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, जिस तरह से श्रीलंका के लोगों की मदद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने देखिए श्रीलंका में C-130 भेज दिया है। ये श्रीलंका में लैंड हुआ है राहत का सामान लेकर। और ये मालवाहक विमान देखिए,
ये सब राहत सामग्री लेकर पहुंचा है श्रीलंका। वहां क्योंकि बाढ़ आई हुई है, बहुत से इलाके प्रभावित हैं, वहां जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है, ये मदद भारत ने पहुंचाई है। सारी मदद का सामान भारत से श्रीलंका भेजा गया है। एयरपोर्ट पर C-130 उतरा है और उसके बाद देखिए सारी राहत सामग्री निकाली गई। और सिर्फ एयरफोर्स नहीं, भारतीय नेवी को भी लगा दिया गया है। INS विक्रांत को फौरन मूव किया गया श्रीलंका की तरफ। जैसे ही पता चला वहां तूफान दस्तक दे चुका है। और उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये INS विक्रांत आप देख रहे हैं जो पोर्ट पर पहुंचा है श्रीलंका में, अपने साथ राहत का सामान ले गया। तो प्रधानमंत्री ने झोली खोलकर मदद की है। ये सारी मदद श्रीलंका पहुंच चुकी है और श्रीलंका इस मदद से राहत और सुकून महसूस कर रहा है इस हालात में। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और विमान पहुंचा है श्रीलंका मदद लेकर। ये आप देख रहे हैं एक और विमान 130 C-130 के बाद ये 27 टन सामग्री लेकर पहुंचा है ये विमान। आप लोग सारे पड़ोस में तबाही आई तो मोदी ने मदद पहुंचाई। श्रीलंका में बाढ़ से हाहाकार मच गया, जान बचाने और दाने दाने का संकट मंडराने लगा। तब मोदी ने हाथ बढ़ाया और ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान उसके साथ है। मोदी के ऐलान के साथ ही भारत के हेलीकॉप्टर और विमान श्रीलंका पहुंच गए। बाढ़ से बेहाल श्रीलंका को मानो उम्मीद और सहारे की डोर मिल गई। जहां सीने तक पानी भरा था और एक एक पल काटना मुश्किल लग रहा था, वहां मोदी के भेजे जवान मानो देवदूत बन गए। भारत के ऑपरेशन सागर बंधु और उसके रेस्क्यू की पूरी दुनिया में चर्चा है और मददगार मोदी का फिर लंका समेत पूरी दुनिया में डंका बजने लगा है। और भारत हर बार एक नजीर पेश करता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे खड़े हैं। देखिए जरा कितनी मदद भेजी गई है। एयरफोर्स रेस्क्यू में लगी हुई है। तूफान के कहर से श्रीलंका में 200 से ज्यादा की जान चली गई। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, हजारों लोग लापता हैं। तबाही इतनी बड़ी है कि श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आधे श्रीलंका में खाने पीने और इलाज का संकट मंडरा रहा। मुसीबत की इस घड़ी में लंका की मदद के लिए मोदी ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही मोदी को पता चला कि पड़ोसी देश में कुदरत से तबाही मची, कहा हम अपने समुद्री पड़ोसी के साथ हैं और ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने श्रीलंका को तुरंत मदद पहुंचाने और राहत सामग्री भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद समुद्री और हवाई दोनों रास्तों से भारत मदद पहुंचा रहा है। कोलंबो में तेज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाकायदा Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। मतलब भारत के हेलीकॉप्टर श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में लगे। हिंडन एयरबेस से C-130 और IL-76 विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचे। इन विमानों से करीब 30 टन राहत सामग्री और 80 NDRF कर्मी पहुंचाए गए। राहत सामग्री के तौर पर राशन, दवाइयां, मेडिकल किट जैसे उपकरण भेजे गए। पुणे, चेन्नई, वडोदरा से भी राहत सामग्री और NDRF टीम भेजने की तैयारी हो रही। INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने समुद्री रास्ते से कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई है, तो NDRF की टीम पहुंचते ही बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव में जुट गई है। इस तरह से कोलंबो समेत उन इलाकों में जहां बाढ़ की वजह से चलना मुश्किल हो रहा है, वहां भारत के NDRF के जवान लोगों को बचा रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में भारत से गए करीब 400 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत अब खास विमान भेजेगा। सुनिए जरा NDRF के DIG क्या कह रहे हैं और श्रीलंका के पूर्व विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। MA के हवाले से तकरीबन 27 टन रिलीफ मटेरियल भेजा गया है, जो जिसमें एयरलिफ्ट किया गया है। 2 सॉर्टीज गई हैं और सी रूट से भी INS विक्रांत और INS उदयगिरी से ये मटेरियल कोलंबो में डिलीवर किया गया। 14 टीमें हमारी
तैनात कर दी गई हैं ऑलरेडी इम्पैक्ट एरियाज में। इसके अलावा 10 टीमों की और तैनाती की जा रही है और आज एयरलिफ्ट की जा रही है टीम्स पुणे से और वडोदरा से। तमिलनाडु में हमारी 14 टीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा 10 टीम और जाएंगी। आंध्र प्रदेश में हमारी 2 टीमें तैनात की गई हैं और रिजर्व वहां पर मौजूद है। भारत की प्रतिक्रिया शानदार रही है, बेहद सहज और तत्काल। हम बहुत आभारी हैं। ये पहली बार नहीं है। भारत हमेशा से श्रीलंका का एक अच्छा दोस्त और एक बेहतरीन पड़ोसी रहा है, इसलिए उन्होंने पड़ोसी नीति के साथ अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। मैं आभारी हूँ कि ऐसे समय में जब श्रीलंका को सबसे ज्यादा जरूरत थी, भारत ने मदद की। मुझे याद है कि आर्थिक संकट के दौरान भारत ने क्या किया था। तब मैं वित्त मंत्री था। 21 टन की ये जो राहत सामग्री है वो श्रीलंका को INS सुकन्या के माध्यम से भेजी जा रही है और भारत की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की जो 2 टीमें हैं जिसमें कि 80 सदस्य शामिल हैं, वो श्रीलंका में डिप्लॉय हो चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें श्रीलंका से बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में जो 400 भारतीय फंसे थे, 400 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने फंसे जवानों को निकाल लिया है। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। जो 400 लोग फंसे हुए थे, जो 400 भारतीय फंसे थे श्रीलंका में, उन्हें निकाला गया है। 2 भारतीय विमानों से उन्हें भारत लाया जा रहा है। उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिवेंद्रम और हिंडन एयरपोर्ट पर ये विमान उतरेंगे। और आइए अब देखिए जरा, श्रीलंका से जो तूफान था वो भारत की तरफ आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय समुद्री तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। अब आपको दिखाऊं कैसे तटों पर अलर्ट किया जा रहा है। बाकायदा कोस्ट गार्ड वहां मौजूद है, जो लोकल वहां गार्ड्स होते हैं वो मौजूद है और लोगों को हटा रहे हैं समंदर के किनारे से। देखिए जरा तूफान कहां कहां दस्तक दे सकता है, कौन कौन से इलाकों में। ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। इस नक्शे में श्रीलंका से तूफान जब भारत की तरफ मुड़ेगा तो पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसका असर ऊपर उत्तर भारत में भी पड़ेगा। किन किन जगहों पर अभी जो तूफान ने दस्तक दिया है उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद हालात क्या है तूफान के दस्तक देने के बाद से। खासतौर से इन इलाकों में असर दिखना शुरू हो गया है। देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि घर तबाह हो गया है पूरा। तूफान के बाद घर में तबाही आई है आसपास, और न सिर्फ घर तबाह हुआ है। अगली तस्वीर देखिए जरा, जो फसल थी इन इलाकों की, फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने फसल खड़ी की थी और उनके लिए बड़ा नुकसान लेकर आया तूफान। अब देखिए जरा हिंदुस्तान में तूफान का असर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, तूफान ने दस्तक दक्षिण भारत में दी है पर असर उत्तर में भी होगा। कानपुर, झांसी और हरदोई समेत यूपी के 13 जिलों पर असर हो सकता है। तूफान के चलते कोहरा और ठंड काफी तेजी से बढ़ेगी। पारा 5 डिग्री के करीब लुढ़क जाएगा, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, तूफान के असर से दिल्ली राजस्थान में बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं, इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। वहीं हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में ठंड के साथ कोहरा बढ़ेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ के दर्जनों जिलों में भी तूफान का असर दिखेगा। हालांकि तूफान के असर से बारिश की संभावना है लेकिन तूफान के चलते तेज हवाएं चलेंगी और पारा गिरेगा। जबलपुर से अंबिकापुर तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। तमिलनाडु, तूफान दितवाह का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु पर है। चेन्नई से लेकर रामेश्वरम तक तूफान से हाहाकार मचा है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है। राज्य में हजारों पेड़ उखड़ गए हैं, लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई है।
तूफान की वजह से 3 लोग और 150 जानवरों की जान चली गई है। आंधी और बारिश की वजह से 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 से ज्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में खतरे का रेड अलर्ट है। तूफान के असर से लगातार आंधी और बारिश हो रही है। नेल्लोर समेत कई इलाकों में नदी तालाब उफान पर है। कई राहत शिविर बनाए गए हैं और प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मौसम विभाग के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। साइक्लोन के साथ टाइडल वेव आते हैं, वो लगभग 0.5 मीटर से 1 मीटर हाइट का आने का संभावना है। जो नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी का जो लो लाइंग एरिया है, इसमें ये इनंडेशन कर सकता है। और जो सॉल्ट पैन बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें ये अफेक्टेड होने का संभावना है। हेवी रेनफॉल की बात करें तो हम हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग हम दिए हैं आज नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ आंध्र प्रदेश का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से। इस सभी एरिया में कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का संभावना है आज। फिर काल से इंटेंसिटी रेनफॉल कम हो जाएगा। अब देखिए जरा भारत का दिल कितना बड़ा है। भारत न सिर्फ श्रीलंका की मदद कर रहा है, बात देखिए भारत ने अफगानिस्तान भी मदद भेजी है। जैसे श्रीलंका को मदद पहुंचाई है, वैसे अफगानिस्तान तक ही मदद पहुंचाई है। आप देख रहे हैं जो कार्गो विमान लेकर पहुंचा है भारतीय तिरंगा, यह बता रहा है कि हम कैसे पड़ोसी की मदद करते हैं और सबसे पहले वहां तक पहुंचते हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है। और भारत की इस मदद से अफगानिस्तान भी गदगद है। देखिए जरा क्या कह रहा है अफगानिस्तान। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, यानी पाक अफगानों को गोली, बम और जख्म दे रहा है। दूसरी तरफ मोदी अफगानों की लगातार मदद कर रहे हैं। मोदी की मदद से अफगानिस्तान के लोग इतने गदगद हैं कि कह रहे हैं एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे डियर इंडिया। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान को 73 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें जीवन रक्षक दवाएं, कोरोना वैक्सीन, मेडिकल किट है, सर्जिकल उपकरण और ऐसी दवाएं भी हैं जो अफगान में कम थी। खासतौर से काबुल और कंधार के अस्पतालों के लिए दवाएं बहुत जरूरी थी। मोदी सरकार ने कहा यह हमारी विदेश और पड़ोसी नीति का हिस्सा है। पिछले 4 सालों में भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजा है, 400 टन से ज्यादा दवाएं और कई बार वैक्सीन की खेप भेजी। पिछले महीने भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस की मदद दी थी। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे। साथ ही उद्योग और तकनीक में भी मदद का भरोसा दिलाया है। भारत ने अफगानिस्तान को क्रिकेट में भी खड़ा होने में बड़ी मदद की है। अफगान में जब स्टेडियम और खेल सामग्री तक की कमी थी, तब भारत ने अफगान टीम को घरेलू मैदान और बड़ा समर्थन दिया था। और शायद इसलिए ज्यादातर अफगान भारत और मोदी की तारीफ करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र की शादी में। सीएम के बेटे की अनोखी शादी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की यह तस्वीर देख रहे हैं। मोहन यादव बेटे की शादी में देखिए बाबा रामदेव पहुंचे और बाबा बागेश्वर को भी आप देख रहे हैं। वरमाला हुई और उसके बाद सभी महली अतिथियों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। साथ ही संत महंतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है जब हमारे बीच परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव जी यहाँ पर हैं। कुछ अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। शादी में देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मोहन यादव के बेटे की शादी थी। सिंधिया उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। अब देखिए जरा सीएम जब बेटे और बहू के साथ नजर आए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत से मेहमान पहुंच रहे थे, मेहमानों का स्वागत भी करना है। आ चुके हैं, हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वे सभी नौयुवकों को आशीर्वाद देने के लिए इस समय यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माननीय माहेश्वर जी यहाँ पर हैं। हम तस्वीर आपको दिखाऊं, ये शादी की तस्वीर जब बाबा रामदेव भी इस शादी में मंत्रोच्चार कर रहे थे। बोलो मामा प्रत्यय बोलो हृदय
लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुख्यमंत्री की बेटे की शादी हुई है वहां जहां सामूहिक जोड़ों की शादी होती है। तो सीएम के बेटे की अनोखी शादी हुई। उज्जैन से भोपाल और दिल्ली तक इस शादी की चर्चा हो रही है। यह शादी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के सुपुत्र की, बेटा सीएम का है, लेकिन शादी की रस्में सामूहिक विवाह में हुई हैं। 22 जोड़ों के बीच सीएम के बेटे की भी शादी हुई, तो इसमें आशीर्वाद देने कई वीआईपी मेहमान भी पहुंचे। सीएम मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और तुलसी सिलावट समेत कई मंत्री पहुंचे। बाबा रामदेव से लेकर बागेश्वर भी सीएम के विवाह समारोह में पहुंचे और वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने तो मंत्र भी पढ़ा और धीरेन्द्र शास्त्री से कहा, आप कभी सामूहिक सम्मेलन में विवाह कराएंगे। सुनिए। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है, ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा, ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। तो शादी में मेहमान और मेजबान के साथ चर्चा दूल्हे राजा के अंदाज की भी थी। पहले सगाई में मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु बैलगाड़ी से पहुंचे तो देखने वाले भी कहने लगे कि वीआईपी का नहीं, आम लोगों जैसी शादी है। और फिर उज्जैन में सामूहिक विवाह के लिए अभिमन्यु बारात लेकर निकले तो सीएम के बेटे घोड़ी पर डांस करते नजर आए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद मोहन यादव क्या कह रहे हैं और जो मेहमान पहुंचे वो क्या कह रहे हैं। आत्मा की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो सबका साथ सबका विकास। तो हमारा सबका भाव होना चाहिए कि सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार का आनंद है। ये धूमधाम से शादी है, अकेले शादी से अच्छा इतने सारे लोग सब जने एक साथ याद करेंगे हम आने वाले सालों में कि एक साथ 21 लोगों के साथ शादियां कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। उनके बेटे को आप सुन रहे थे। अब आइए आपको बताऊं उनके सुपुत्र के बारे में। कौन है अभिमन्यु? एमपी के सीएम मोहन यादव के पास वैसे तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन शादी देखिए कितने साधारण तरीके से की है, जो चर्चा का विषय। मोहन यादव देश के चौथे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 42 करोड़ की संपत्ति है। सीएम मोहन यादव पिछले 41 सालों से सियासत में है और बीते 10 सालों में उनकी संपत्ति 25 करोड़ रुपए बढ़ी है। सीएम मोहन यादव के पास 5 करोड़ 66 लाख की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 3.5 करोड़, बेटे के पास 45 लाख की चल संपत्ति है। वहीं सीएम मोहन यादव के पास 14 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास भी लगभग 18 करोड़ की अचल संपत्ति है। साल 2023 के एमपी चुनाव के हलफनामे के अनुसार मोहन यादव के पास 15 करोड़ की खेती वाली जमीन है। उनकी पत्नी के नाम 12 करोड़ से ज्यादा के प्लॉट और फ्लैट हैं। मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव ने मेडिकल किया है और वो सर्जन है। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर इशिता एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी ने सादगी के साथ शादी की है और 21 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में धूमधाम से शादी हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक भगवान की संतान है और उस भगवान और भगवत आशीर्वाद देने आए गए। हमारे पूज्य सभी महापुरुष आशीर्वाद देने आए गए। बहुत आशीर्वाद साहब, बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, हमारा मानना सभी को ये कार्य करना चाहिए ताकि जितने भी हमारे, अभी देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेटा भी वहाँ है, ड्राइवर का बेटा भी है, कोई भेदभाव नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये हमें देखने को मिली। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कल, जिस पर सबसे बड़ा हंगामा होने वाला है। एसआईआर पर हंगामा अभी बाकी है। आपको बताऊं कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल, जेपी नड्डा मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में ऑल पार्टी मीटिंग हुई और इस बैठक का मकसद था कि कैसे सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई थी।
संसद सत्र को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक के लिए पहुंचे। अब देखिए जरा, कल से जो सत्र शुरू होगा वो क्यों हंगामेदार होने वाला है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में एसआईआर को लेकर भारी हंगामे के आसार हैं। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। टीएमसी ने एसआईआर मुद्दे को लेकर संसद में कहा कि चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बीएलओ की मौत पर सवाल खड़े किए। शुक्रवार को टीएमसी सांसद इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले थे। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच करीब 2 घंटे बातचीत हुई, मुलाकात हुई और टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की वजह से 40 मौतें हो चुकी हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए। एसआईआर को लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही और इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जा रहा है, यानी नए नाम जोड़े जा रहे हैं और गलतियां सुधारी जा रही हैं। इधर चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ा दी है। अब वोटर वेरिफिकेशन 4 की जगह 11 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट लिस्ट 9 की जगह 16 दिसंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग ने बीएलओ की सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब बीएलओ 6,000 की जगह 12,000 रुपए सालाना पाएंगे। 12 राज्यों में फिलहाल कुल 5,32,000 बीएलओ काम कर रहे हैं और हर एक बीएलओ के पास करीब 956 वोटर्स की लिस्ट रिवीजन का काम है। अब आपको बताऊं सियासतदान क्या कह रहे हैं। उनकी बातचीत से आपको अंदाजा होगा कि कल संसद के सत्र में क्या हो सकता है। यार मनोज तिवारी कह रहे हैं एसआईआर के विरोधी घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। उनकी परेशानी यह बता रही है कि उन्हें भारत की जनता पर भरोसा नहीं है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं चुनाव आयोग ने 7 दिनों का समय बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। वो एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी में खत्म करना चाहते हैं। सामिक भट्टाचार्य कह रहे हैं अध्यक्ष है बंगाल बीजेपी के ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ कोलकाता आए। राहुल गांधी अखिलेश यादव को भी साथ लेकर आए। टीएमसी बीएलओ पर दबाव बना रही है और उन्हें परेशान कर रही है। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद कह रहे हैं विपक्ष की मांग स्वीकार हो, संसद में एसआईआर पर बहस हो। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है कि संसद चलने नहीं देंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सत्र की शुरुआत से पहले क्या कह रहे हैं सियासतदान। जो लोग बोल रहे थे एसआईआर हम बंगाल में होने नहीं देंगे, आज 20-30 कार्यकर्ता बीएलओ को घेर कर रख दिया। पंचायत ऑफिस में उसको उठाकर ले जा रहा है, किसी पार्टी ऑफिस में बैठा कर काम करा रहा है, किसी जगह में अपने किसी क्लब में उसको बैठा दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस का जो साइबर डिपार्टमेंट है वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का स्थिति नाजुक है। इलेक्शन में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्केबल काम किया, इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन करवाया, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दा पर अगर रेफरेंडम अगर देखना हो तो बिहार चुनाव ने एसआईआर के मुद्दा पर क्या हाल किया है। जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश। जिस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है, पर्यावरण की जो स्थिति हो गई, ये सब हमारे मुद्दे हैं, इस पे स्ट्रेटजी होगी। लेकिन सरकार का एजेंडा तो पता लगे, इसीलिए हमने 4 बजे के बाद, फिर कल हम 10 बजे इकट्ठा होंगे, इंडिया ब्लॉक के लोग वहां तय करेंगे कौन सा मुद्दा कब लेना है, कैसे लेना है। सर, एसआईआर का मुद्दा जितना विपक्ष बौखलाहट के साथ उठाता है, उतनी ही उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। एसआईआर का सदन में पूरा विरोध करेंगे और कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पे गए थे, हाल पार्टी मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम लोग इस मुद्दे पे विरोध करेंगे। देखिए सियासतदानों के पास एक मुद्दा है, विरोधियों के पास
यह मुद्दा पहले से तय है कि एसआईआर के मसले पर सरकार को सत्र में घेरना है, चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। और इस बीच हुआ क्या है, एसआईआर की शुरुआत के साथ मैं आपको बताऊं, जिन बीएलओज ने सुसाइड किया है, जिन बीएलओज ने कहा कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, ये उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, किसी का ब्रेन हैमरेज आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ये वो चेहरे हैं जिन बीएलओ की मौत हो गई है। दावा किया गया, आरोप लगाया गया कि काम के प्रेशर की वजह से काम इतना ज्यादा था कि इनकी जान चली गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई जिन बीएलओज की मौत हुई है। और ये कल के सत्र में बड़ा मुद्दा होने वाला है। एक और खबर आई मुरादाबाद के बीएलओ की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है बीएलओ सर्वेश ने जान दे दी और सर्वेश ने सुसाइड लेटर भी लिखा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सर्वेश का लिखा हुआ खत। मौत से पहले, खुदकुशी करने से पहले सर्वेश ने यह चिट्ठी लिखी कि काम का बहुत दबाव था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये सर्वेश के परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सर्वेश की पत्नी और उनकी बेटी को आप देख रहे हैं। अरे नौकरी भी चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे भी, 5 करोड़ रुपए चाहिए इनके लिए, पालन पोषण के लिए। साइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें, दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। परिवार का कहना है उन्हें ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें आता नहीं था, इसलिए बहुत प्रेशर और दबाव में थे। एक और मौत हुई अनुज की। अनुज गर्ग भी बीएलओ थे। अनुज गर्ग की मौत के बाद भी परिवार में मातम पसरा हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये अनुज गर्ग का शव आप देख रहे हैं। परिवार कह रहा है अनुज पर भी उसी तरह का प्रेशर और दबाव था और जिसकी वजह से अनुज ने की जान चली गई। अब देखिए जरा किन किन राज्यों में इस तरह की खबरें आई हैं और जो दिल दहला देने वाली भी हैं कि आखिर इतना काम का दबाव हो सकता है जिससे मौत हो जाए या आदमी सुसाइड कर ले। पहले देखिए जरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं बीएलओस की। इसके बाद दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी में 7 मौतें हो चुकी हैं, 28 मौतें कुल हुई हैं। गुजरात में 4 मौत की खबर है। गुजरात के अलावा पश्चिम बंगाल में 3 मौतों की खबर है बीएलओस की और राजस्थान में भी 3 मौत की खबर है बीएलओ की। ये सब बूथ लेवल ऑफिसर थे जो एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए थे। तमिलनाडु से भी 1 मौत की खबर मिल रही है और साथ ही साथ केरल से भी 1 बीएलओ की मौत की जानकारी। कुल 28 बीएलओ की मौत हुई है। अब मैं आपको बताऊं क्या क्या वजह बताई जा रही है, 28 मौतों में क्या कारण बताए जा रहे हैं जान जाने की। पहली तस्वीर देखिए जरा। बीएलओ इस तरह से जाते हैं चेकिंग करने या फिर फॉर्म भरते हैं। यह मुरादाबाद में 30 नवंबर को सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में काम के दबाव की बात लिखी है और अपने पीछे 4 बेटियां छोड़ गए। 29 नवंबर को बिजनौर में शोभा रानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 26 नवंबर को बरेली के सर्वेश कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 25 नवंबर को गोंडा के विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दी। 21 नवंबर को मलियाबाद के विजय वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। 30 नवंबर को धौलपुर के अनुज गर्ग की मौत हुई, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। परिवार वालों का आरोप है काम का दबाव था। 24 नवंबर को सूरत के डिंकल सिंगोड़ीवाला की रहस्यमयी मौत हुई। 29 नवंबर को मेहसाणा के दिनेश रावल की हार्ट अटैक से मौत। कारण मैंने आपको बताया। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है। उनको अलग, जैसे हमारे यहाँ इटावा है, इटावा में सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। एक प्रोसेस है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, सो
कैटेगरी 1 में रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट की उसको जरूरत नहीं। देखिए, मैं सभी अपने ब्यूरो साथियों से ये कहूंगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आवे। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। गणेश कुमार जी को कलकत्ता आना चाहिए, सीईओ ऑफिस में एक बार बैठकर देखना चाहिए जो सीईओ का हालत क्या है, पश्चिम बंगाल के बीएलओ का साथ या उनका साथ क्या किया जा रहा है। आज बीएलओ का जो सिक्योरिटी है उसको निश्चित करना किसका काम है? चुनाव आयोग की काम है। दूसरी तरफ देखिए, बीएलओ पर प्रेशर है वाकई, लेकिन उन्हें इनाम भी मिल रहा है इस दबाव को झेलने पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएलओ के बेहतरीन काम पर इनाम मिला है और हेलीकॉप्टर की सैर। जबलपुर की बीएलओ को आप देख रहे हैं, इन्होंने कम टाइम में बेहतरीन काम किया है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की सवारी कराई जा रही है। कि बीएलओस पर प्रेशर है और बड़ी जिम्मेदारी भी है, इस बात को बखूबी समझ रहे हैं एमपी के सीएम मोहन यादव। एक तरफ बेटे की शादी हो रही थी, दूसरी तरफ देखिए चाय बना रहे हैं सीएम और चाय बनाकर बीएलओस को भी चाय परोस रहे हैं। अब देखिए जरा सीएम मोहन यादव की चाय बीएलओ के साथ कैसी रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बेटे की शादी के लिए उज्जैन पहुंचे थे और फुर्सत के क्षणों में अचानक नानाखेड़ा बस स्टैंड पहुंच गए। मोहन यादव बिना किसी सुरक्षा या प्रोटोकॉल के वहां पहुंच गए थे। सीएम मोहन यादव ने बस स्टैंड पर पहले एक बीएलओ से बात की, फिर वो एक होटल पर पहुंचे और चाय बनाने की इच्छा जताई। होटल मालिक ने स्टोव आगे कर दिया, सीएम ने चाय बनानी शुरू कर दी। खुद से चाय बनाकर मुख्यमंत्री ने लोगों से बात करते हुए चाय पी। उन्होंने लोगों से पूछा कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उन्होंने बस स्टैंड पर ऑटो वालों से भी बात की और एसआईआर के बारे में पूछा। बेटे की शादी कार्यक्रम के बीच वो लगातार एसआईआर पर जानकारी ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि किस तरह का दबाव है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीएम मोहन यादव। एसआईआर चल रहा है, एक एक विधानसभा में हर एक मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक होने के साथ अपना जनप्रतिनिधि का दायित्व भी है। तो हमारे मतदाताओं को बूथ पे कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसे हर एक को जाना चाहिए। तो मैंने भी अपनी विधानसभा में एक बूथ पे जाने का निर्णय किया। अब देखिए बीएलओ कई राज्यों में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि उन पर दबाव है, इसलिए देखिए जरा उन्हें खुश करने के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये देखिए, सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर को सम्मानित किया गया है, अच्छा काम करने पर सम्मानित भी किया जा रहा है। और इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, साथ ही साथ उन्हें घूमने के लिए, पिकनिक के लिए भी भेजा जा रहा है जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या हो रहा है। यूपी में बीएलओ के लिए बम्पर ऑफर है, बीएलओ का हौसला बढ़ाने के लिए नया तरीका निकाला गया है। मथुरा गाजियाबाद में बढ़िया काम पर इनाम मिल रहा है। कैश प्राइस, 5 स्टार होटल में पार्टी और मंदिर दर्शन कराए जा रहे हैं। मथुरा में सबसे पहले एसआईआर प्रक्रिया की पूरी करने वाले बीएलओ पर पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराए गए। और इतना ही नहीं, फनलैंड पार्क में सपरिवार लंच भी कराया जा रहा है। बीएलओ संजय भार्गव को इसी तरह सम्मानित किया गया और छाता विधानसभा के बीएलओ अमित कुमार को भी सम्मान मिला। बाकायदा उन्हें प्रशस्ति पत्र और लंच भी दिया गया है। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत सरकारी गाड़ी में बिहारी जी के दर्शन कराए गए, क्योंकि प्रशासन के टारगेट को भार्गव ने 23 नवंबर को हासिल कर लिया था। यूपी के गाजियाबाद में तो 10,000 रुपए तक का कैश प्राइज भी दिया गया। जिलाधिकारी ने ऐलान कर दिया, एसआईआर में 100% और सबसे बेहतरीन काम करने वाले बीएलओ को नगद इनाम दिया जाएगा। सपरिवार 5 स्टार होटल में विशेष सम्मान के साथ लंच कराएंगे और कहा जा रहा है इसके लिए हर विधानसभा से टॉप 5 बीएलओ चुने जाएंगे। पहले दूसरे को 10-10 हजार और बाकी 3 को 5-5 हजार मिलेंगे और इसके लिए घर घर जाकर सबसे ज्यादा फॉर्म भरवाना होगा। सबसे तेज और सबसे सटीक तरीके से ऐप पर डिजिटाइजेशन करना होगा। जो बीएलओ ये काम सबसे जल्दी
और बेहतर करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जीतने वाला बीएलओ क्या कह रहा है। मैं इस समय एसआईआर के कार्य में संलग्न रहा। एसआईआर का जो कार्य है वह मेरा 100% पूर्ण हो चुका है। इस कार्य की पूर्ति के उपलक्ष्य में पारितोषिक के रूप में डिनर अपने साथ कराया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ मेरा डिनर है कृष्णा फनलैंड मथुरा में, वृंदावन में। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं कि आखिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जहां इमरान की मौत और जिंदगी के बारे में बात हो रही है, वहां उनके सुपुत्र उन्हें बचाने आ रहे हैं। मुनीर की फौज बनाम इमरान के बेटे। ये जरा इमरान के बेटों की प्लानिंग क्या है और क्या पाकिस्तान उनका वेलकम करेगा या उनकी गिरफ्तारी कर लेगा। पाकिस्तान में इमरान के लिए करो या मरो की लड़ाई है इस वक्त। यह बात इमरान का खानदान और उनके समर्थक बखूबी जानते हैं। विदेश में रहने वाले इमरान के दोनों बेटे भी ये समझ रहे हैं, इसलिए तो कहा जा रहा है कि ये दोनों पाकिस्तान आ सकते हैं। इमरान खान के दो बेटे, बड़ा सुलेमान है और छोटा कासिम है। सुलेमान 29 साल का है और कासिम की उम्र 26 साल है। ये दोनों ही अपनी मां जेमिमा के साथ लंदन में रहते हैं। इमरान के दोनों बेटे हमेशा से राजनीति से दूर रहे। जब इमरान पर हमला हुआ तब भी वो खामोश रहे, लेकिन इमरान की मौत के दावों से बेटे परेशान हो गए। कहा जा रहा है पिता के बारे में सुनकर बेटों को नींद नहीं आ रही, इसलिए बेटे कासिम ने इमरान के जिंदा होने के सबूत मांग लिए हैं असीम मुनीर और शाहबाज से। हो सकता है जल्द ही दोनों बेटे पाकिस्तान आ जाएं। वो कह रहे हैं बताओ सबूत तुम दो कि मेरे पिता जिंदा हैं या नहीं। मगर अब सुलेमान और कासिम पर मुनीर की नजर है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इमरान के बेटे पाकिस्तान आए। पीटीआई के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब ने दावा किया है कि अगर इमरान के बेटे पाक आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सुनिए जरा इमरान की बहन क्या कह रही है। क्या मुनीर चाहते हैं इमरान खान को पूरी तरह से तबाह करना? सवाल उठ रहे हैं। जरा इमरान के घर की ओर आग की लपटें ऐसे वक्त उठी हैं जब अडियाला जेल के भीतर उनकी मौत की बात हो रही। पाक के पूर्व पीएम इमरान इस्लामाबाद के बनी गाला में रहते हैं। ये वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, ये वही घर है। पाक के सबसे पौश और महंगे इलाके में उनका करोड़ों का बंगला है। इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल भेजे गए थे, लेकिन साजिश की आंच अडियाला जेल से इमरान के घर तक पहुंच गई, क्योंकि अडियाला जेल से बनी गाला की दूरी 35 किलोमीटर दूर है। इमरान खान के इसी घर के पास आगजनी की घटना हुई है। तस्वीरों में कई लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि इमरान के घर में कुछ जलाना चाहते थे। बंगले में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जलाकर खत्म करना मकसद है। शक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि समर्थकों ने बड़ा आरोप लगाया है। पीटीआई के मुताबिक यहां कुछ महीनों में यह चौथी बार आग लगी। दावा है उन्होंने आगजनी की खबर इस्लामाबाद प्रशासन को दी, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया। जब जवाब भी आया तो पाक एजेंसियां पल्ला झाड़ने लगी। इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा वो इलाका हमारे नहीं, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। उन्हें पता है कि इमरान के साथ एक बड़ा जनसमर्थन है, इसलिए इमरान को कुछ ही ऑप्शन देंगे। इमरान खान पर यह नया खुलासा हैरान करने वाला है। पीटीआई के मुताबिक इमरान को देश निकाला दिया जा सकता है, यानी देश छोड़कर चले जाओ। शाहबाज सरकार और असीम मुनीर पर आरोप लगा, यह बड़ा दावा किया है खुद इमरान के सांसद खुर्रम जीशान ने। जीशान बोले कि पाक सरकार इमरान से डील करना चाहती है। दबाव यह है कि जिंदा रहना है तो इमरान देश छोड़कर चले जाएं, अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान में अपनी पसंद की जगह चुने और पाकिस्तान के किसी कोने में जाकर चुपचाप रहें, ताकि सियासत से दूर रहकर चुनावी मैदान में ना उतरें, क्योंकि इमरान की लोकप्रियता मुनीर को परेशान करती है। इसलिए मुनीर बिल्कुल नहीं चाहते कि इमरान बाहर निकले, लेकिन डील के मुताबिक निकले तो कोई हंगामा ना खड़ा हो। हालांकि पीटीआई सांसद ने कहा है इमरान ये ऑफर मानेंगे नहीं, क्योंकि इमरान जैसे इंसान हैं वो इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दशक की सियासत में इमरान झुकने को तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि पाकिस्तान और विदेश में उनकी बहुत संपत्ति है। उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा अपने बेटों के साथ ब्रिटेन में रहती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या इमरान देश छोड़ने की डील पर मानेंगे। अब एक और बड़ा खेल होने वाला है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। खेल ये कि न सिर्फ इमरान खान, तलवार तो असीम मुनीर पर भी लटक रही है। असीम मुनीर के भी क्या कम दिन बचे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताऊं, क्योंकि असीम मुनीर दरअसल नवाज शरीफ उन्हें पसंद नहीं करते हैं।
असीम मुनीर का भी तख्ता पलट हो सकता है क्या? नवाज के पीएम बनने की अटकलों के पीछे बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ भी क्या पीएम बन सकते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी ने दरअसल पाकिस्तान में उपचुनाव जीत लिया है और पाक संसद की 6 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 5 सीटें नवाज की पार्टी ने जीत ली हैं और जिसके बाद संसद में अब अकेले नवाज की ताकत बढ़ गई है। बहुमत के लिए अब उन्हें बिलावल भुट्टो की पार्टी की जरूरत नहीं है। मतलब भाई शाहबाज को हटाकर नवाज खुद पीएम बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले इमरान पर फैसला करेंगे। तो एक तो इमरान को भगाने और दूसरा मुनीर को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि नवाज को सत्ता से दूर करने में इन दोनों का हाथ रहा है। नवाज ने हाल ही में कहा था इमरान अकेले अपराधी नहीं है, उन्हें सत्ता में बिठाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। यहां नवाज का इशारा पाक फौज और मुनीर की ओर है। नवाज तो इमरान के साथ मुनीर को सबक सिखाना चाहते हैं और दावा है नवाज शरीफ पीएम बने तो मुनीर को सीडीएस पद से हटा देंगे। उसके बाद 28वां संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं और ताकि मुनीर आजीवन आर्मी चीफ और तीनों सेनाओं का प्रमुख ना रह सके। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो सीधे आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। आपको बताऊं कि कैसे लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदूषण की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आलम है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं और यही स्थिति दिल्ली में है और दिल्ली में बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ है लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ। अगली तस्वीर देखिए जरा, महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन हुआ है। यह तस्वीर मुंबई की देख रहे हैं आप। जो पेड़ काट रहे हैं कहां लगा रहे हैं, सवाल पूछो। और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से जो लोग दिल्ली में रहते हैं ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। देखिए इसकी सच्चाई व्यवस्था मैं आपको बताऊं। आम्ही सांगितलं होतं मेगाफोन द्या, तेही ते देत नव्हते। हे या ठिकाणी आम्ही आज मुंबईकरांसाठी रही। अब मैं आपको बताऊं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार हालात खराब कर रहा है। दिल्ली से प्रदूषण, बढ़ती बीमारियों से, प्रदूषण से लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाले दावे किए गए। बताया गया कि प्रदूषण दिल्ली से 15% लोगों ने पलायन किया है प्रदूषण की वजह से, जबकि 80% लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्य में बसना चाहते हैं, प्रदूषण से इतना परेशान है। कुछ लोग जहरीली हवा से बचने के लिए गांव में समय बिता रहे हैं, तो कुछ लोग रिश्तेदारों के घर पर रहकर प्रदूषण का समय काट रहे हैं कि वक्त निकल जाए। ये तमाम दावे दिल्ली में 4000 लोगों पर एक सर्वे हुआ, उसके आधार पर हुआ। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण ने कई गंभीर बीमारियों को बढ़ा दिया है। अध्ययन में पता चला कि PM 2.5 शरीर में सूजन को बढ़ा रहा है और इससे शरीर में शुगर को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। शुगर बढ़ने से कई जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण वाली हवा फेफड़ों पर एक दिन में 10 से 12 सिगरेट के बराबर है और इसकी वजह से दिल्ली में खांसी और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण से लोगों के पलायन का भी दावा हो रहा है। यह है वजह। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं या बाकी तरह जो उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके लिए इस समय ये जो सिचुएशन है बहुत डेंजरस है। वो लोग अब इसीलिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अपना जो है इन सर्दियों में लोग मतलब उत्तराखंड निकल जाते हैं। दिल्ली की बात हम लोग आज से 5 साल पहले टीवी पर देखते थे कि दिल्ली की हालत बहुत खराब हो रही है, तो उस वक्त हमको यकीन नहीं हो रहा था। और आज हम अपनी आंख से देख रहे हैं, पर लोगों का ऐसा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये एक स्लो पॉइजन है जो दिखता नहीं है, हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रहा है। तो आज हम अब मैं आपको बताऊं, प्रदूषण से जो खबर आई है एक बच्चे की, ये मासूम बच्चा आप देख रहे हैं, मासूम बच्चे के प्रदूषण की वजह से टॉन्सिल्स निकाल दिए गए। प्रदूषण से कई लोगों को गंभीर बीमारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आया है दिल्ली से सटे नोएडा में। यहां दावा किया गया कि बच्चा प्रदूषण की वजह से बीमार हो गया और यह बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसके टॉन्सिल्स निकलवाने पड़े। टॉन्सिल गले के पीछे का हिस्सा है जो रक्षा कवच की तरह काम करता है। यह शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। परिवार का कहना है वो पहले हरियाणा के हिसार में रहते थे, लेकिन 2 साल पहले वो वहां से आकर नोएडा में रहने लगे। यहां आते ही बच्चे को लगातार एलर्जी रहने लगी और नाक बंद रहती थी। थोड़े समय के बाद ही उसे सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। सोते समय बच्चा खर्राटे भरता था और निगलने में दर्द या बेचैनी होने लगी। कई जगह इलाज के बाद भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते गए।
हालात इतने बिगड़ गए, इतनी खराब हालत हो गई कि ऑपरेशन करना जरूरी हो गया। डॉक्टर ने बताया लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से टॉन्सिल बढ़ गए हैं, नाक के अंदर सूजन बढ़ने की वजह से बच्चे को सांस में दिक्कत हो रही। ऑपरेशन ही इलाज था, इसलिए प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कराना पड़ा। सुनिए जरा बच्चे के माँ बाप क्या कह रहे हैं। शुरुआत में इसको जो कोल्ड एंड कफ था वो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा था, वीक में कभी इसको ईयर इन्फेक्शन भी हुआ 1 से 2 बार, तो और इसकी स्लोरिंग बहुत बढ़ रही थी। तो ये सारे सिम्टम्स जब हमने डॉक्टर्स को बताए तो उन्होंने फर्स्ट ही यही बोला जाता है कि हमें एडनॉइड्स लग रहा है, हम चेकअप एक्सरेज कराते हैं, तो उसमें इसको ग्रेड 4 का एडनॉइड्स आए। बट 2 साल में वो बढ़ते अब ये हो गया था कि उसको टॉन्सिल्स भी ग्रेड 4 के हो गए, बूस्ट हो गया एकदम से इसको प्रॉब्लम कि इसको कोई भी दवाई असर करना बंद कर गई, इवन स्टेरॉइड उसको। तो आइए अब एक जरूरी बात, आज विराट ने शानदार प्रदर्शन किया, 135 रन बनाए और सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए सचिन के बाद। तो आज लाइफ का फंडा विराट पर ही है, जीत की जिद हो और ना हारने का जुनून हो तो कोई भी मुश्किल या चुनौती बड़ी नहीं होती है। क्रिकेट के किंग विराट कोहली इसकी बड़ी मिसाल है। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो पिता से बैट लाने की विराट कोहली ने जिद की। बचपन में बैट तो प्लास्टिक का था उनके पास, लेकिन क्रिकेट के प्रति विराट का जो जुनून था वो फौलादी था शुरू से ही। वो टीवी में सचिन तेंदुलकर को जब खेलते हुए देखते थे तो कहते थे मैं ऐसा ही बनूंगा। अपने जुनून को पूरा करने के लिए विराट ने सब कुछ झोंक दिया। या जब वो 17 साल के थे तभी एक रणजी मैच के दौरान सोचिए उनके पिता का निधन हो गया। विराट गम में डूबे थे, लेकिन उनकी टीम तब संकट में थी, तो अपना दर्द पीछे रखकर टीम को बचाने दिन भर बैटिंग की और फिर मैच खत्म होने के बाद ही पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। घरेलू मैचों में विराट के दमदार प्रदर्शन ने जल्द ही उन्हें भारतीय टीम में जगह दिला दी। यह वो दौर था जब सोचिए सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जा रहे थे और विराट छा रहे थे। हर फॉर्मेट, हर मैदान पर विराट रनों की झड़ी लगा रहे थे। लोग कहने लगे कि सचिन का उत्तराधिकारी मिल गया है, लेकिन बीच में उनका फॉर्म बिगड़ा तो ढेरों उंगलियां उन पर उठने लगी, उनकी आलोचनाएं होने लगी। 3 साल तक शतक नहीं लगा तो लोग विराट को जिद्दी और घमंडी तक कहने लगे और क्रिकेट छोड़ने तक की नसीहत देने लगे, लेकिन विराट डटे रहे। वनडे करियर पर ध्यान देने के लिए टेस्ट T20 छोड़ दिया। आज विराट के नाम सचिन के बाद सबसे ज्यादा 83 शतक हैं और वो लाइफ का फंडा देते हैं। जिंदगी में रुकावटें आए या लोग सवाल उठाएं, लेकिन कुछ करने की आपने अगर जिद ठान ली है तो उस पर डटे रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इस फंडा के साथ ही। खबर यह है कि भारतीय टीम मैच जीत गई है। रांची वनडे में टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है। भारत ने 17 रनों से मैच जीत लिया है। बड़ी खबर, विराट कोहली ने इस मैच में शानदार शतक लगाया, 135 रन बनाए हैं और 17 रनों से यह मैच भारतीय टीम ने जीता है, साउथ अफ्रीका को मैच हराया है। तो इस अच्छी खबर के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।